दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन आमेर या जयपुर का कछुआ वंश कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो शुरुआत में भाई किस प्रकार से कछुआ वंश आता है, कछुआ वंश के शासक आते हैं दौसा, रामगढ़, फिर आमेर, फिर जो चौथी राजधानी थी जयपुर, ठीक है। तो अपन कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए आज अपन एक रियासत की बात करेंगे। हालांकि माना जाता है कि वो जो अपन पढ़ेंगे वो रियासत कहीं ना कहीं कछुआ शासकों से ही संबंधित रियासत रही है, ठीक है। नरुका शाखा रही है। अलवर का इतिहास आज अपन पढ़ेंगे। अलवर में नरुका शाखा का शासन रहा था। तो नरुका शाखा कछुआ वंश से संबंधित शाखा थी, कछुआ वंश की ही एक शाखा थी, ठीक है। तो नरुका अपन पढ़ेंगे आज। अलवर का इतिहास की बात करते हैं तो देखिए अलवर में किस प्रकार से जो नरुका शाखा का शासन स्थापित होता है। अपन बात करते हैं एक एक करके। देखिए अलवर में कछुआ वंश की नरुका शाखा का शासन रहा था, और लिख लेना, ठीक है। कछुआ वंश की नरुका शाखा है। क्वेश्चन बनते हैं, अपन इसी प्रकार से बातें करते आ रहे हैं कि भाई जिस रियासत में चौहानों का अपन इतिहास पढ़े थे, तो किसी भी रियासत में चौहानों की कौन सी शाखा का शासन रहा है, ठीक है। तो जैसे कोटा बूंदी की बात किए थे तो उधर हाड़ा, हालांकि उस प्रदेश को ही हाड़ौती कहा जाता है। अपन सिरोही पढ़े थे तो चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन पढ़े थे। जालोर में पढ़े थे तो चौहान वंश की सोनगरा शाखा पढ़े थे। ऐसे ही जो कछुआ वंश की बात करें, यहाँ पे चौहान वंश नहीं हुई, यहाँ पे कछुआ वंश की नरुका शाखा का शासन रहा है अलवर में। किस प्रकार से ये जाते हैं, कछुओं से अलग होकर किस प्रकार से जाते हैं अलवर में, इसकी भी अपन बात करते हैं। देखिए मिर्जा राजा जयसिंह की अपन बात कर चुके हैं पहले, जिनका टाइम पीरियड सबसे लंबा रहा था, यानी कछुआ वंश के शासकों में 1621 से 1667 तक, लगभग 46 साल के आसपास, ठीक है। तो उनके समय में यानी जो जयपुर में एक जागीर हुआ करती थी माचेड़ी, ठीक है। तो जयपुर और आमेर पर कछुआ वंश का शासन है। ये जो जयपुर में जागीर पड़ती थी माचेड़ी, ये जो जागीर थी ये कछुआ शासकों के अधिकार में आया करती थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कल्याण सिंह नाम का एक बंदा था, कल्याण सिंह को माचेड़ी का राजा बनाता है, माचेड़ी की जागीर दी थी, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान रखा करो, यानी अपन वापस इसकी बात किए थे अभी कि कछुआ शासकों में सबसे लंबा शासन काल रहा था या टाइम पीरियड रहा था। तो अपन वहां पे भी बात कर लिए और यहाँ पे भी बात कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है थोड़ा और सही तरीके से अपनी खोपड़ी में बैठ जाएगा, ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह उस समय राजा रहते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। माचेड़ी जयपुर में ही एक जागीर पड़ती थी, या एक स्थान पड़ता था, एक ठिकाना पड़ता था, ठीक है। अब बात आती है कि आगे कौन बनता है इसका सामंत। तो प्रताप सिंह, ठीक है, कल्याण सिंह का कोई वंशज था, प्रताप सिंह यहाँ का सामंत बनता है। भाई आगे जो भी वंशज होंगे वही यहाँ के सामंत बनेंगे माचेड़ी के। अब देखिए कल्याण सिंह तो इन जो कछुआ शासकों के अधीन काम कर रहा था, भली भांति सही तरीके से काम कर रहा था, नियमित तरीके से। लेकिन जो भी अब धीरे धीरे आगे शासक बन रहे हैं, आज जो अपन है, तो अपनी आने वाली पीढ़ी और भी एक्सपर्ट होगी, ठीक है, और भी उसका माइंड विकसित रहेगा। इसी प्रकार की भाई उसको शिक्षा वगैरह मिलेगी तो फिर माइंड भी वैसा ही होगा। तो जो आगे आने वाले जो वंशज होंगे तो उनका भी माइंड तो यही काम, ऐसे ही काम करेगा, इंटेलिजेंट होंगे। तो जो प्रताप सिंह था, अब इसके माइंड में कहीं ना कहीं चलने लग गई थी, यार कब तक इनके अधीन में रहूंगा मैं, खुद का करियर खुद को सेट करना पड़ेगा। दूसरों के पैरों पर खड़ा होना सही नहीं लगता, खुद के पैरों पे खड़ा होऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दुनिया वालों को भी लगेगा भाई यार दमदार है बंदा। तो प्रताप सिंह के माइंड में कहीं ना कहीं इस प्रकार की फुटकनी चलने लग गई थी। प्रताप सिंह माचेड़ी का अभी तक सामंत रहता है। प्रताप सिंह के समय, ठीक है,
प्रताप सिंह के समय मुगल बादशाह बनता है, यानी शाह आलम सेकंड। ठीक है, देखिए ये जो अब ये मुगल बादशाह बन रहे थे, ये ज्यादा दमदार मुगल बादशाह नहीं थे, इनमें ज्यादा तंत्र बचा नहीं था, इनमें ज्यादा पावर बची नहीं थी। लेकिन कहीं ना थोड़ी बहुत तो भाई हर किसी के पास होती है, कोई किसी भी टाइप का हो, लेकिन थोड़ी बहुत शक्तियां होती हैं। लेकिन ये प्रॉपर कोई बड़ी रियासत के सामने यानी विरोध नहीं कर सकते, कोई बड़ी रियासत से डायरेक्ट युद्ध या आक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस समय बात आती है कि जो प्रताप सिंह माचड़ी का सामंत था, इस समय शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह बन जाता है। इस शाह आलम सेकंड के पास जाता है प्रताप सिंह और अपना जो पक्ष रखता है, भाई ये बात है और मैं खुद भी राजा बनना चाहता हूँ, मेरे जो राज्य है इसको स्वतंत्र रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1774 की बात है। 1774 में शाह आलम सेकंड के सहयोग से जो माचड़ी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है या स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ठीक है, 1774 में प्रताप सिंह शाह आलम सेकंड के सहयोग से माचड़ी को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है। माचड़ी को स्वतंत्र घोषित कौन करता है? प्रताप सिंह। किसके सहयोग से? शाह आलम सेकंड के सहयोग से। कब करता है? 1774 में करता है। इससे पहले ये कल्याण सिंह सामंत था, कल्याण सिंह के बाद में प्रताप सिंह सामंत बनता है। अब बात आती है कि भाई यहां से भी अपने को आगे बढ़ना चाहिए। प्रताप सिंह के माइंड में ऐसे ही कुछ चल रहा था कि माचड़ी से बाहर निकल कर भी कुछ एरिया है, कुछ क्षेत्र है, तो वहां पर अपने को राज करना चाहिए। अब भाई वहां से आगे बढ़े, कहां पे बढ़े? इधर जयपुर साइड आए तो फिर इन जो कछुओं से लड़ना पड़ेगा, तो अपन इनसे नहीं लड़ते हैं, आगे ही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उस साइड फिर अब अलवर साइड बढ़ता है प्रताप सिंह। अलवर साइड बढ़ता है तो अलवर में भी जो पहले कोई किसी यानी अलवर जो वाला जो क्षेत्र है वो भी किसी के अधिकार में आता होगा, उस क्षेत्र पर भी किसी का अधिकार तो होगा ही ना। तो फिर वहां पे जो अधिकार था भरतपुर वालों का, ठीक है, अलवर क्षेत्र पर भरतपुर का अधिकार था, या भरतपुर के राजाओं को या भरतपुर वालों को यानी भरतपुर वाले शासकों का अधिकार था। अब प्रताप सिंह जो था वह भरतपुर वालों से तो लड़ लेता है। ठीक है, 1775 की बात है, 1775 की बात है। तो ये भरतपुर वालों को हरा के अलवर पर अधिकार करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लेना आप कि अलवर इस समय या पहले भरतपुर के अधिकार में था। ठीक है, जब 1775 में जब ये प्रताप सिंह अलवर को जीतता है या अलवर पर अधिकार करता है, इससे पहले अलवर भरतपुर के क्षेत्राधिकार में आया करता था। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है किस प्रकार से अलवर पर अधिकार करता है। अब बात और आगे आती है कि एक इसके समय में एक दरबार यानी इसके दरबार में एक लेखक था, जाचिक जीवन। तो अब जाचिक जीवन ने एक पुस्तक लिखी थी प्रताप सिंह के लिए, प्रताप सिंह के दरबार में रहते हुए, प्रताप रासो। ठीक है, ये देखिए इनका जो शुरुआत का जो टाइम पीरियड है या शुरुआत की जो भी फैक्ट है, शुरुआत के फैक्ट है यानी अलवर में नरुका सागा की स्थापना कैसे होती है, तो ये बात हुई है। अपन कल्याण सिंह की बात कर लिए हैं और प्रताप सिंह की बात कर लिए हैं। अब आगे राजा पढ़ेंगे, आगे वाले जो भी राजा होंगे, जैसे बख्तावर सिंह होंगे तो बख्तावर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये कंप्लीट हो चुका है ये जो प्रताप सिंह के जो इफेक्ट थे। तो वापस एक बार मैं बताऊं, अलवर में कछुआ वंश के नरुका सागा का शासन रहा था। देखिए मिर्जा राजा जय सिंह माचड़ी जो जगह पड़ती थी जयपुर में, तो माचड़ी के कल्याण यानी कल्याण सिंह को माचड़ी की जागीर देते हैं। ठीक है, ठीक है, वापस मैं बताने की कोशिश करूं कि अलवर में कछुआ वंश के नरुका सागा का शासन रहा था।
जयपुर के जो कछुआ शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, जिनका कछुआ शासकों में सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा था 1621 से 1667 तक, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर दी थी। माचेड़ी की जागीर जयपुर में ही पड़ती थी उस समय। कल्याण सिंह का आगे वंशज हुआ था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह शाह आलम यानी मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के सहयोग से माचेड़ी को 1774 में स्वतंत्र घोषित कर लेता है। 1775 में आगे चलकर ये आगे बढ़कर भरतपुर वालों को हराकर अलवर क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रताप सिंह के जो दरबार में एक जाचिक जीवन नाम का लेखक था, जाचिक जीवन ने प्रताप रासो नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। बात आती है आगे जो राजा बनता है बख्तावर सिंह की। देखिए बख्तावर सिंह का एक फैक्ट ज्यादातर चर्चा में रहता है, ये ज्यादातर एग्जाम्स में मिल जाता है कि बख्तावर सिंह जो थे वो अपनी कविताएं किस नाम से लिखते थे, किस टाइटल से लिखते थे। तो उनका जो टाइटल था जो कविताएं लिखने का, जो कविताएं लिखते थे वो चंद्रशकी या बख्तेश नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो कविताएं लिखते थे बख्तेश या चंद्रशकी नाम से कविताएं लिखते थे। पूरा वाक्य आप लिखना चाहो तो लिख लेना। बख्तावर सिंह जो थे बख्तेश या चंद्रशकी नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। देखिए इनके समय में दूसरा अंग्रेज मराठा, ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मराठा वॉर होता है, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 ईस्वी तक। ठीक है, लगभग 3 साल चला था 1803 से 1806 ईस्वी तक। देखिए अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। जो फर्स्ट युद्ध हुआ था अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक होता है। दूसरा जो युद्ध की अपन बात कर लिए, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक होता है। तीसरा जो युद्ध हुआ था 1818-19 में, सॉरी 1817-18 में होता है। ठीक है, तो ये खैर अपन ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, जब अपन बात करते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात आ गई दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध की। तो तीनों युद्धों के जो सन है कम से कम वो तो देख लिए हैं, वो आप भी याद रख लिया करो भाई। ऐसे भाई अपन यहाँ पे जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास में अलवर की नरुका सागा पढ़ रहे हैं। तो नरुका में जो बख्तावर सिंह राजा बनते हैं, इनके समय में 1803 से 1806 तक दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। तो इस अंग्रेज मराठा युद्ध में बख्तावर सिंह की क्या भूमिका रही थी उसकी अपन बात करते हैं। देखिए जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, जो बख्तावर सिंह साथ देता है कि भाई यार अपन मराठों का साथ देंगे, तो इस समय भाई जो प्रेजेंट में अंग्रेज बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, किसी न प्रकार से या गलती से अगर अंग्रेज जीत जाते हैं और अपन मराठों का साथ दे देते हैं, तो अंग्रेज अपने को नहीं छोड़ेंगे, मार के रख देंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो क्यों ना अपने को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। देखिए अंग्रेज उस समय उभर रहे थे, यानी काफी अत्याधुनिक यानी हथियार थे उनके पास, अंग्रेजों के पास। तो ये इस प्रकार की जो बातें सोचकर बख्तावर सिंह अंग्रेजों का साथ देता है। तो आपको तो इतनी बात याद रखनी है कि अलवर का बख्तावर सिंह दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में किसका साथ देता है, तो अंग्रेजों का साथ देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलवर का जो बख्तावर सिंह था दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 तक चला था, इसमें मराठों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ देता है। अब बात आती है कि भाई जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, तो भाई कोई युद्ध हो रहा होगा या कोई युद्ध हुआ होगा, उसमें ही तो साथ दिया होगा। तो एक युद्ध होता है अलवर वाला जो क्षेत्र है
उसी जगह पर एक लसवाड़ी नामक स्थान है। तो लसवाड़ी का युद्ध होता है 1803 में। ठीक है, अगर डेट भी देखना चाहो तो 1 नवंबर 1803 को हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, लसवाड़ी का युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ था। लसवाड़ी जो जगह या स्थान पड़ता है अलवर के क्षेत्र में ही है। अलवर में है लसवाड़ी वाला जो क्षेत्र है। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में ये जो युद्ध होता है। देखिए, मराठाओं का जो सेनापति था, आप लिख लेना, दौलत राव सिंधिया था इस समय। ठीक है, मराठा सेनापति दौलत राव सिंधिया था, वैसे बड़ा सेनापति था। ठीक है, लेकिन ये इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इस युद्ध को जीतते हैं। देखिए, साथ इसमें अंग्रेजों का अलवर देता है। अलवर का इस समय राजा कौन? बख्तावर सिंह साथ देता है। और लॉर्ड लेक इस समय अंग्रेजों की तरफ से आया था, सेनापति मान लो। ठीक है, अंग्रेजों का लॉर्ड लेक था, जीते थे अंग्रेज। बख्तावर सिंह अंग्रेजों का साथ देता है। मराठों की तरफ से दौलत राव सिंधिया जो सेनापति आया था, लेकिन इस युद्ध को मराठा हार जाते हैं। ठीक है, ये बात हो चुकी है बख्तावर सिंह की। बख्तावर सिंह की संधि की भी अपन बात करते हैं। बख्तावर सिंह के समय में संधि हो जाती है अंग्रेजों से। तो वापस बात करें कि जो बख्तावर सिंह था अलवर का, तो बख्तेश या चंद्रशेखर के नाम से अपनी कविताएं लिखता था। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 तक चला था, इसमें अंग्रेजों का साथ देता है। इन अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में यानी अलवर वाले क्षेत्र में लसवाड़ी नामक स्थान पर एक युद्ध होता है 1 नवंबर 1803 को, लसवाड़ी का युद्ध। इसमें मराठाओं का जो सेनापति आया था दौलत राव सिंधिया आया था, और अंग्रेजों का जो सेनापति आया था लॉर्ड लेक आया था। अंग्रेजों का साथ बख्तावर सिंह देता है, और ये इस युद्ध को, लसवाड़ी युद्ध को अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है। अपन वापस बात कर लेते हैं एक बार कि जो ये 3 युद्ध होते हैं अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। 1775 से 1782 तक जो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। 1803 से 1806 तक दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। 1817 और 1818 में, यानी 1817-18 में जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। 75-82, 1803 से 6 और 1817-18। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए, अब बात आती है संधि की। तो 14 नवंबर 1803 को बख्तावर सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है, बख्तावर सिंह के समय अलवर के द्वारा अंग्रेजों से संधि कर ली जाती है। 14 नवंबर 1803 को बख्तावर सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। क्वेश्चन फिर बन सकता है इस प्रकार से कि अलवर जब अंग्रेजों से संधि करता है, उस समय अलवर का राजा कौन था? बख्तावर सिंह। अलवर यानी अलवर ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो 14 नवंबर 1803। कम से कम आप सन याद रख लेना, डेट की कोई दिक्कत नहीं है। डेट याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। ठीक है, अब बात आती है कि 1817-18 में अपन संधियां पढ़ रहे हैं ज्यादातर। हालांकि सिरोही 1823 में करती है और कोटा 1817 में करता है। तो अपन 1817-18 की बात करते हैं। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और यहाँ पे बात हो रही है 1803 में अंग्रेजों से संधि की। तो इस समय भी तो कोई तो गवर्नर जनरल रहा होगा भाई। एक जो रियासत इतने पहले संधि कर रही है, तो उस समय यानी अचानक कोई क्वेश्चन बन जाए या कोई एग्जाम में एक यानी क्वेश्चन आ जाए कि अलवर जब अंग्रेजों से संधि करती है, या अलवर जब अंग्रेजों से संधि करता है, तो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल या यहाँ का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ का जो गवर्नर जनरल था। ठीक है, जो भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था। देखिए, अब संधियों की फिर बात आती है। तो संधियों को इस प्रकार से वापस याद रख लेना चाहिए आपको कि जो मेवाड़ जो संधि करती है,
तो भीम सिंह के समय संधि होती है 1818 में, ठीक है। जो मारवाड़ जो संधि करता है, मान सिंह करता है मारवाड़ का 1818 में संधि करता है। तो बीकानेर का जो सूरत सिंह 1818 में संधि करता है, और जो सिरोही में 1823 में ये बात हो चुकी है, सबसे लेट करती है सिरोही, शिव सिंह संधि करता है। बूंदी का जो विष्णु सिंह 1818 में करता है। कोटा का उम्मेद सिंह 1817 में संधि करता है। जयपुर का जगत सिंह सेकंड 1818 में संधि करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। और जैसे अपन अलवर की अभी बात किए हैं, तो ये भी 1803 में संधि करते हैं, बख्तियार सिंह संधि करता है, ठीक है। अब बात आती है जो आगे राजा कौन बनता है, उसकी बात करते हैं। देखिए, आगे राजा बनता है विनय सिंह। विनय सिंह के बारे में एक दो जो फैक्ट है वो ज्यादा ही पढ़े जाते हैं, जैसे सिलीसेठ जी, मूसी महाराणी की छतरी, राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेठ। तो इस प्रकार की जो बातें अपने को पढ़ने को मिलती है, जो ये बातें हैं, जो फैक्ट हैं, विनय सिंह के ही देन है, ठीक है। अब बात आती है विनय सिंह की। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बख्तियार सिंह थे, बख्तियार सिंह के इस समय कोई संतान नहीं थी, ठीक है, कोई बेटा नहीं था। बख्तियार सिंह विनय सिंह को गोद लेके और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, ठीक है। बख्तियार सिंह के कोई संतान नहीं थी। बख्तियार सिंह विनय सिंह को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। देखिए, बख्तियार सिंह की एक दासी थी, मूसी महारानी, ठीक है। मूसी नाम की एक दासी थी बख्तियार सिंह के। तो कालांतर में बख्तियार सिंह और जो मूसी महारानी के एक बेटा जन्म ले लेता है, ठीक है। तो जो पहले ही उत्तराधिकारी तो घोषित कर देता है विनय सिंह को बख्तियार सिंह, तो वो जो बेटा बाद में जन्म लेता है मूसी महारानी के, तो वो था बलवंत सिंह, ठीक है। बलवंत सिंह जो बेटा था, तो भाई माइंड में बलवंत सिंह के ये चले भाई यार, अपन है जो हकीकत में उत्तराधिकारी, तो जब वारिस हम है यहाँ के, तो अपन राजा बनने चाहिए। तो बलवंत सिंह के माइंड में इस प्रकार की बातें चलने लगी। तो यानी उत्तराधिकारी तो विनय सिंह घोषित हो चुका है, तो बलवंत सिंह विनय सिंह का विरोध करता है। लेकिन थोड़ी बहुत आपको बलवंत सिंह की बात बता देता हूं। विनय सिंह का जो विरोध कर रहा था बलवंत सिंह कि भाई मैं राजा बनूं, तो फिर विनय सिंह को लगता है भाई यार ठीक है, ये विरोध कर रहा है, हालांकि छोटा है, लेकिन कुछ तो अब इसको भी दे दिया जाना चाहिए। या फिर वहां की जनता, सेना या सेनापति वगैरह थे, तो उन्होंने विनय सिंह को कहा या विनय सिंह को समझाया होगा, तो विनय सिंह मान जाता है। तो विनय सिंह यानी कुछ टुकड़ा तोड़ के या कुछ क्षेत्र तोड़ के अपने राज्य से और बलवंत सिंह को दे देता है। जो नीमराना अलवर में पड़ता है, नीमराना, और एक जो क्षेत्र पड़ता है तिजारा, ठीक है। तो नीमराना और जो तिजारा ये बलवंत सिंह को दे दिए गए थे। विनय सिंह के राज्य में से जो दो क्षेत्र थे, ये नीमराना और जो तिजारा की जागीरें बलवंत सिंह को दे दी जाती है। अब देखिए, एक ही रियासत में ये भी अपने आप को राजा मान रहा है, भाई सामंत नहीं मान रहा है। तो ये भी आप थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि इस रियासत में, अलवर रियासत में विनय सिंह के समय दो राजा बन गए थे। एक तो विनय सिंह और जो थोड़े बहुत राज्य का राजा बलवंत सिंह बन जाता है। हालांकि बलवंत सिंह की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। तो फिर ये जो वापस जो क्षेत्र था तिजारा और नीमराना, ये विनय सिंह के अधिकार में आ जाते हैं कि बलवंत सिंह के भी कोई औलाद नहीं हुई थी या कोई संतान नहीं हुई थी। तो बिना संतान के जो बलवंत सिंह मर जाता है, और बलवंत सिंह के जो नीमराना और जो तिजारा इसके क्षेत्र यानी अधिकार में थे, वो वापस विनय सिंह के अधिकार में आ जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जो ये बलवंत सिंह था, मैं आपको पहले बता दिया, बख्तियार सिंह और मूसी महारानी का था। मूसी महारानी बख्तियार सिंह की दासी थी, लेकिन जब बलवंत सिंह का जन्म होता है, इससे पहले ही बख्तियार सिंह विनय सिंह को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, ठीक है। तो बलवंत सिंह जब फिर विनय सिंह का विरोध करता है,
खुद राजा बनने के लिए। तो विनय सिंह फिर कुछ क्षेत्र नीमराणा और तिजारा बलवंत सिंह को देता है। बलवंत सिंह की कालांतर में कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। तो ये जो दो क्षेत्र थे तिजारा और नीमराणा वापस विनय सिंह के अधिकार में आ जाते हैं। अब बात करते हैं विनय सिंह की। देखिए विनय सिंह की माता कौन, एक प्रकार से भाई जो गोद लिया हुआ तो था, लेकिन जिसका उत्तराधिकारी विनय सिंह बना था उसकी दासी थी मूसी महारानी। तो वो विनय सिंह की माता हो गई एक प्रकार से। तो विनय सिंह को लगा यार उसका बेटा बलवंत सिंह था, अगर वो जीवित रहता तो वो उसके नाम से या उसकी माता के नाम से कुछ बनवाता तो यार अपना भी फर्ज तो बनता है। अपने को यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया है, अपने को यहाँ का राजा बनाया है, अपने हाथ में सारा राजपाट है यहाँ का, ठीक है, पूरी प्रशासनिक गतिविधियां जो भी राज कार्य हैं वो अपने हाथ में है। तो कुछ तो अपने को भी उनके नाम से करवाना चाहिए, ठीक है, एहसान नहीं भूलना चाहिए। तो जो विनय सिंह था ये एक छतरी बनवाता है, ठीक है, विनय सिंह एक छतरी बनवाता है। वो छतरी बनवाता है इनकी माता या मूसी महारानी की याद में। देखिए आप लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो अलग से वाक्य लिखना चाहो तो, जो मूसी महारानी थी बख्तावर सिंह की दासी थी। ये जो छतरी है ये 84 खंभों की छतरी है। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में 2 जगह है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कि जो एक 84 खंभों की छतरी कहां पर है राजस्थान में, ठीक है। तो ये अलवर में 84 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण विनय सिंह करवाता है, मूसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी, ठीक है। अब और आगे बात करें, अब विनय सिंह भाई खुद के नाम पे या खुद की पत्नी जो खुद की फैमिली होगी, जो पर्सनल फैमिली होगी, उसके नाम से भी तो कुछ करवाएगा। सभी राजा करवाते थे अपने बेटे बेटियों के नाम से, जो यानी कोई भी जो बेटा बेटी होता था राजा का तो वो अपने पिता के नाम से कुछ करवाता था, कोई राजा अपनी रानी के नाम से कुछ करवा लेता था। तो विनय सिंह के भी एक रानी थी, ठीक है, पत्नी या रानी कह सकते हो। विनय सिंह की पत्नी या रानी शीला थी। तो इस शीला के लिए एक झील बनवाता है पहाड़ियों के बीच में, सीलीसेड नामक झील बनवाता है, ठीक है। सुंदर झील है, पहाड़ियों के बीच में है, अलवर में है। तो सीलीसेड झील कौन बनवाता है? विनय सिंह बनवाता है। विनय सिंह सीलीसेड झील किसके लिए बनवाता है? अपनी रानी शीला के लिए बनवाता है। जो सीलीसेड है इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, ठीक है। सीलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। देखिए ये जो नंदन कानन वाली जो थ्योरी है, नंदन कानन वाला जो फैक्ट है, ऐसा कहा जाता है कि जो स्वर्गलोक में भगवान इंद्र का जो बगीचा था उसका नाम भी नंदन कानन था, ठीक है। स्वर्गलोक में जो भगवान इंद्र का जो बगीचा था उसको भी नंदन कानन कहते थे। तो इसी के आधार पर सीलीसेड झील को भाई अच्छी है, सुंदर है, पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है। तो इसी आधार पर जो राजस्थान का नंदन कानन सीलीसेड झील को कहा गया है। अब जो आगे और बात आती है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो महासंग्राम हुआ था, उस समय राजस्थान यानी सॉरी अलवर का राजा कौन था? तो विनय सिंह था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय अलवर का राजा विनय सिंह था। ये कंप्लीट हो चुका है विनय सिंह। तो अब आगे जो राजा बने थे उसकी बात करेंगे। देखिए वापस अपन विनय सिंह की बात करते हैं। विनय सिंह था जो बख्तावर सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र था। बख्तावर सिंह के एक दासी थी मूसी महारानी। बख्तावर सिंह और मूसी महारानी के कालांतर में एक बेटा हो जाता है
बेटा जन्म लेता है बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह बख्तावर सिंह के गोद लिए हुए पुत्र विनय सिंह का विरोध करता है। इस विरोध के चलते विनय सिंह बलवंत सिंह को 2 जागीरें देता है या 2 जागीरों का राजा बना देता है, जो जागीरें थी तीजरा और नीमराणा। कालांतर में कुछ समय बाद ही बलवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है बिना औलाद के, बिना संतान के। तो वो जो तीजरा और नीमराणा था वापस विनय सिंह के अधिकार में आ जाता है। ठीक है। विनय सिंह जो अपनी माता मूसी महारानी की याद में एक छतरी का निर्माण करवाता है, जो 84 खंभों की छतरी है, अलवर में है। ठीक है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह करवाता है, जो 84 खंभों की छतरी है। देखिए, विनय सिंह जो अपनी रानी शीला की याद में, अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेट झील का निर्माण अलवर में करवाता है, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय अलवर का राजा था विनय सिंह। ठीक है। तो ये बात विनय सिंह की कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, अपन पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अपन पिछले राजा पढ़े थे जैसे आमेर और जयपुर के, तो वो उनका जो इतिहास काफी बड़ा बड़ा था, तो काफी टाइम लग रहा था उनमें। अब देखिए, जो अलवर के राजा पढ़े हैं, कम 2-3 राजा पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा इतिहास नहीं रहा है। वो किस प्रकार से यहाँ से जाते हैं अलवर में, और फिर जो अपना कुछ जो निर्माण कार्य, जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, स्थापत्य कला, जैसे झील वगैरह बनवाते थे, छतरिया वतरिया बनवाते हैं, ज्यादा बड़े कोई युद्ध हुए नहीं थे। जो ये एक युद्ध था, जो अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं। ठीक है। 1803 से 1806 के बीच दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं मंगल सिंह की। मंगल सिंह अगला राजा बनता है। मंगल सिंह का ज्यादा फैक्ट नहीं है, बस मंगल सिंह की बात आती है तो थोड़ी सी कहानी जरूर बता दूंगा मैं आपको। मंगल सिंह का एक फैक्ट आप लिख सकते हो, जो अजमेर में मेयो कॉलेज है, उसका प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह था। ठीक है। तो मंगल सिंह की तो हेडिंग डाल के आप डायरेक्ट लिख लेना, जो मैं आपको बात बताऊं। जो मंगल सिंह हेडिंग डाल लो। चलो मैं हेडिंग को मैं डाल देता हूँ। अजमेर में मेयो कॉलेज खुला था। अजमेर के मेयो कॉलेज का फर्स्ट जो स्टूडेंट था, प्रथम विद्यार्थी था, मंगल सिंह था। भाई राज परिवार से था, राजा बनता है, राजकुमार था पहले, तो फिर थोड़े से खटके भी उस प्रकार से होते थे। आज कोई स्टूडेंट हो और कोई फॉर्चूनर वगैरह से, ऑडी से या मर्सिडीज वगैरह कोई गाड़ी लेके कोचिंग में जाए या कॉलेज में जाए, तो उसका रुतबा थोड़ा अलग ही होता है। तो उसी प्रकार से मंगल सिंह उस समय मेयो कॉलेज में हाथी से जाता था। ठीक है। तो ध्यान रखना, मेयो कॉलेज जो अजमेर में, उसका प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह था, हाथी से कॉलेज जाता था। देखिए, मेयो कॉलेज है जो स्कूल है, एक प्रकार की, जो अपन आज कॉलेज बोलते हैं, उस टाइम में जो 10th पास करके बंदे स्टूडेंट कॉलेज में जाते थे। आज जो वर्तमान में प्रेजेंट में 12th पास करके कॉलेज में जाते हैं, तो उस समय में 10th पास करके ही कॉलेज चले जाया करते थे, उसको जो, हालांकि वो हाई स्कूल। ठीक है। अब बात आती है मंगल सिंह की, बात आ गई तो और थोड़ी बात या कहानी सुन लेते हैं। कहानी है वो मैं बता देता हूँ आपको, वो भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। एक अंग्रेज अधिकारी था वोल्टर। ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारी वोल्टर था, उसको थोड़ा बहुत ये लग रहा था, भैया ये जो राजा महाराजा है, इनका जो कांटेक्ट है, जो इनकी बॉन्डिंग है जनता के साथ, जो इतनी अच्छी हो रखी है, जनता से बातचीत सही तरीके से करते हैं, तो इस बॉन्डिंग को उठाने के लिए या इस बॉन्डिंग में दरार डालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, कि राजा महाराजा बिल्कुल अपने आप को अलग ही समझे, और जो जनता है अपने आप को निचले वर्ग की समझे, नीचे वाले वर्ग की समझे, भाई हम जो राजा महाराजाओं के लायक नहीं है। तो अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर था, वो 1869 की जो बात है, 1869 की, तो एक योजना लेकर आता है इस जनता और राजा महाराजाओं की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। वो योजना इस प्रकार से लाता है, या जो अपना प्रस्ताव इस प्रकार से रखता है, कि अपन एक स्कूल खोलते हैं, ऐसी स्कूल खोलेंगे जिसमें ओनली राजा महाराजाओं के बच्चे ही पढ़े। अब देखिए, आप भी थोड़ा समझ सकते हो, जिन स्कूलों में राजा महाराजाओं के बच्चे ही पढ़ेंगे और एक ऐसे स्कूल होंगे जिनमें ओनली जनता के बच्चे पढ़ेंगे या आम आदमी के बच्चे पढ़ेंगे, तो दोनों में कितना अंतर हो गया। एक स्कूल राजा महाराजा वाले बच्चों का, अब वो उनके जो गतिविधियां, उनकी जो सुविधाएं थोड़ी हाई लेवल की रहेगी,
और एक आम जनता के जो स्कूल है, आम जनता के लिए जो स्कूल है, उनकी सुविधाएं थोड़ी लो लेवल की रहेगी, लो क्वालिटी की रहेगी। तो ये वोल्टर था 1869 में ये योजना लेकर आता है, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने की योजना लेकर आता है। अब बात आती है भाई स्कूल खोले कहाँ पे, खोले किस नाम से, खोले कब। अब देखिए 1870 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो 1870 में गवर्नर जनरल रहता है। हालांकि 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। अंडमान निकोबार की जो सेल्यूलर जेल थी उसका एक बार निरीक्षण करने गया हुआ था लॉर्ड मेयो, और एक अफगान द्वारा छुरा मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। 1869 में वोल्टर जो अंग्रेजी अधिकारी था ये योजना लेकर आता है राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने की। 1870 में इस समय जो लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल था। 1872 में जो लॉर्ड मेयो की अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में निरीक्षण करते हुए अफगान द्वारा छुरा मारकर हत्या कर दी जाती है। कॉलेज खोला जाता है 1875 में, मेयो कॉलेज खोला जाता है 1875। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हो चुकी है। अब जब स्थापना हो रही है तो इस समय जो गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था इस समय गवर्नर जनरल। ठीक है। 1875 में या 1875 में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। अब भाई अपन एक कॉलेज खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, भाई नाम से किससे खोले, क्या नाम रखे कॉलेज का, तो भाई अपना जो पहले अधिकारी था जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मेयो था, उसके नाम से कॉलेज खोल देते, तो फिर मेयो कॉलेज खोल लेते हैं। तो 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखिए माइंड में अपने इस प्रकार की बातें चल सकती है कि यार 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, तो मेयो के नाम से की थी, तो मेयो में जो लॉर्ड मेयो ही इस समय गवर्नर जनरल होगा, तो ये बात नहीं है भाई। आज भी ऐसा ही होता है, कोई महापुरुष, किसी भी पार्टी का महापुरुष पहले जिसका निधन हो चुका उसके नाम से फिर योजनाएं चलाई जाती है। कम ही होते हैं ऐसे कि भाई जीवित रहते हुए खुद के नाम से भाई योजना चला देते हैं, कम होता है ऐसा कैसा, हालांकि हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। जो मेयो कॉलेज की जो बात है 1869 में जो वोल्टर राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने की योजना लेकर आता है। 1870 में लॉर्ड मेयो इस समय गवर्नर जनरल था। 1872 में लॉर्ड मेयो की अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल का निरीक्षण करते हुए अफगान द्वारा या अफगान कैदी के द्वारा छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है अजमेर में। इस समय या स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, और मेयो की याद में ये कॉलेज खोला जाता है, स्थापित किया जाता है। इसका जो प्रथम स्टूडेंट था मंगल सिंह था, जो हाथी पर आता था, ये बात कर चुके हैं। अब बात आती है अगले राजा की, जो जय सिंह का अगला राजा। जय सिंह बड़ा समाज सेवा टाइप का बंदा था, वह राजा था, ठीक है। अपन वैसे बात भी करते हैं आगे। देखिए जय सिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, ठीक है। जय सिंह 1930 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, इसमें भाग लेता है, ठीक है। अपन पहले बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की बात कर चुके हैं, वो तीनों सम्मेलनों में भाग लेता है गंगा सिंह जी। 1930, 31 और 32 में रेगुलर 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, तो अलवर का महाराजा जय सिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना।
तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो सन लिख लेना 1930, 31 और 32, ठीक है। तो जो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, इसमें अलवर महाराजा जय सिंह भी भाग लेते हैं। वैसे गंगा सिंह के समय यानी गंगा सिंह जो बीकानेर वाले थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए एक जो कहानी है, एक जो बात है, मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा। ये चलो थोड़ा ये यानी लास्ट में बता दूंगा। अभी जो जय सिंह के जो खटके थे उनकी बात बता दूंगा, किस प्रकार से अपने रॉयल स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हुए थे, लोकप्रिय हुए थे जनता के बीच में, उसकी बात करेंगे। लंदन की बात बताऊंगा आपको। देखिए अब बात करते हैं, थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, फिर बात भी कर लेंगे, कहानी है जो बता दूंगा आपको। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस अपन पढ़ चुके कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो तो, जब अपन बीकानेर पढ़ रहे थे उस समय बात कर रहे थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। देखिए जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, जो एक संस्था बनाई हुई थी, तो इसका जो नाम बदलकर जय सिंह ने नरेंद्र मंडल कर दिया था। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो इंग्लिश नाम था ये, इसका नाम बदलकर अलवर महाराजा जय सिंह ने नरेंद्र मंडल कर दिया था, ठीक है। जो इसकी स्थापना कब होती है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, 1921 में होती है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा स्थापना की जाती है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में स्थापना होती है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की। तो प्रथम चांसलर इसका अपन बात कर चुके हैं, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा की जाती है, और इसका जो प्रथम चांसलर बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के थे, उनको प्रथम चांसलर बनाया गया था, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर अलवर महाराजा जय सिंह ने नरेंद्र मंडल कर दिया था। ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए, होनी चाहिए। देखिए जो बातें हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इन पे जो आधारित है, इन पे बेस्ट जो क्वेश्चन बनता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कौन करता है। अगर अंग्रेज अधिकारियों की बात आए तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके समय स्थापित किया जाता है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर किसको बनाया जाता है, यानी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाया जाता है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की जाती है, 1921 में की जाती है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कौन किया था, तो अलवर महाराजा जय सिंह करता है, ठीक है। ये बात आती है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के, नरेंद्र मंडल की। राजाओं का समूह एक प्रकार से। अब जो बात आती है और आगे कि जो ये हिंदी में बेहद रुचि रखता था, हिंदी भाषा में बेहद रुचि रखता था, तो जो जय सिंह था, तो अलवर में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर देता है। ठीक है, हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर देता है। इसी के साथ आपको थोड़ा याद रख लेना चाहिए, हालांकि अपन आगे और बात कर लेंगे। जो भरतपुर के एक शासक हुए थे किशन सिंह, तो भरतपुर के शासक किशन सिंह ने भी हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर ली थी, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात आती है दानदाता के रूप में, डोनेटर के रूप में, कि किस प्रकार से डोनेशन देता है, ठीक है। मैं हर राजा किसी भी न किसी प्रकार की जो आपदाओं के समय या आवश्यकताओं के समय ये डोनेशन देते थे। तो अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की यानी जो निर्माण के लिए, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना के समय जब आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी थी, तो मदन मोहन मालवीय सब राजाओं के पास जा रहे थे। यानी तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के पास गए थे, तो ब्लैंक चेक दे दिया था गंगा सिंह ने, भाई जितनी आवश्यकता हो उतने पैसे आप निकलवा सकते हो अपने जो बीकानेर के राजकोष से या अकाउंट से। तो अपन पिछली क्लास में माधो सिंह के समय में भी बात किए थे, माधो सिंह सेकंड, तो माधो सिंह ने भी मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। तो देखिए जो जय सिंह थे, इन्होंने भी बीएचयू के लिए आर्थिक सहायता दी थी। और एक देखिए एएमयू का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी आर्थिक सहायता दी थी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी आवश्यक यानी आर्थिक सहायता दी थी।
देखिए एक जो सनातन धर्म कॉलेज है लाहौर में है, ठीक है। तो इन तीनों कॉलेजों के लिए, ये तीनों जो कॉलेज है इनके लिए आर्थिक सहायता अलवर महाराजा जयसिंह देता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सनातन धर्म कॉलेज लाहौर में है, आर्य समाज का कॉलेज है। ये जो लाहौर में जो सनातन धर्म कॉलेज है, इन जो कॉलेजों के लिए, कॉलेजेस के लिए अलवर महाराजा जयसिंह आर्थिक सहायता देता है। देखिए ये ध्यान रखना, थोड़ी सी कोशिश किया करो सोच के कि ये किस प्रकार से राजा उस समय में भी, इतना जो टाइम पहले, इतने जो बैकवर्ड टाइम है, इतना जो पिछला टाइम है, उस समय में भी शिक्षा के लिए कितने जागरूक थे या कितना बढ़ावा दे रहे थे शिक्षा को। देखिए आज इस जो मॉडर्न जो युग है, मॉडर्न एरा है, इसमें जो सरकारें शिक्षा के लिए कर रही है, लेकिन देखिए वो जो समय क्या था और आज का समय क्या है। तो उस समय में भी अपन जयपुर वाले जो राजा पड़े हैं किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज तक खुलवा देते हैं, कन्या विद्यालय खुलाते हैं, संस्कृत कॉलेज खुलवा लेते हैं, हॉस्पिटल जो जहाँ तक, यहाँ तक कि स्टेडियम बना लेते हैं। तो यार इनकी जो सोच थी ये कितनी डेवलप रही होगी, इनकी सोच कितनी दूरदृष्टि की रही होगी। तो जैसे अब ये अलवर वाला जय सिंह है, ये भी देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। अब तक सरकारें राजस्थान की यानी राजस्थानी भाषा को राजस्थान की भाषा घोषित नहीं कर पा रही है। जैसे अदर स्टेट होते हैं वहां पे जो उनकी जो स्टेट की जो लैंग्वेज होती है उसको वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो राजस्थान की राजस्थानी भाषा को भी मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि आंदोलन चल रहे हैं, उनमें भाग लेना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये बातें होती हैं एक राजा की दूरदृष्टि सोच वाली। भाई कितना दूरदृष्टि सोच वाला एक राजा हो सकता है, जनता के लिए कितनी सहायता कर सकता है, जनता की भावनाओं के लिए कितना सोच सकता है, जनता के विकास के लिए कितना सोच सकता है एक राजा। वही तो सही तरीके का राजा होगा, सही गति दे पाएगा देश को या राज्य को, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए भाई। अब बात और आगे आती है कि ये और समाज सुधार के रूप में और क्या क्या करता है। तो देखिए बाल विवाह और अनमेल विवाह पर भी रोक लगवाता है, और मृत्यु भोज और तंबाकू पर भी रोक लगवाने की कोशिश करता है। अब देखिए रोग का मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई अलवर में इसका मतलब ये होते ही नहीं होंगे। देखिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कोशिश करना और प्रयास करना ही होता है। किसी की मेहनत रंग लाती है, किसी की कुछ हद तक कम लाती है, किसी की कुछ ज्यादा हद तक या बड़े स्तर पे मेहनत रंग लाती है। और कुछ जो प्रथाएं होती है बिल्कुल रोकने लायक होती है, कुछ प्रथाएं होती है जो कुप्रथाएं होती है वो थोड़ा कंट्रोल करने लायक होती है। तो अपन बात कर रहे हैं बाल विवाह, अनमेल विवाह, मृत्यु भोज, तंबाकू पर रोक लगाने का प्रयास करता है। प्रयास लिख लेना। देखिए रोक का मतलब तो ये होगा कि भाई अब ये हो रही नहीं हो जो प्रेजेंट में है, या अलवर में नहीं हो रही हो, लेकिन ये माना जाता है भाई भाई चारों तरफ ये जो कुप्रथाओं की बात की, बाल विवाह की, अनमेल विवाह की, मृत्यु भोज की, तंबाकू, ये शायद अलवर में भी हो रही होगी, अपन मानते हैं। बाल विवाह आप सब समझते होंगे कि बाल विवाह क्या होता है। लड़का और लड़की दोनों कम उम्र में होते हैं, वो बाल विवाह होते हैं। यानी लड़का और लड़की दोनों कम उम्र में हो और कम उम्र में उनकी शादी या विवाह कर दिया जाता है, बाल विवाह होता है। आकातीज को बाल विवाह ज्यादा मात्रा में बड़ी तादाद में होते हैं, यह आपको पता होगा। आकातीज एक अबूझ सवा है। आकातीज के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि किस तिथि को राजस्थान में ज्यादातर या ज्यादा बड़ी तादाद में बाल विवाह होते हैं, तो आकातीज को, ठीक है। बाल विवाह समझ गए, ये समझते भी हैं। अनमेल विवाह की बात करते हैं। अनमेल विवाह क्या होता है? अनमेल विवाह वो होता है जिसमें वधु पक्ष और वर पक्ष, वधु या वर दोनों की
या दोनों में से एक की उम्र काफी कम हो और एक की उम्र काफी ज्यादा हो, या दोनों की उम्र में काफी अंतर हो। जैसे वधु की उम्र या लड़की की उम्र रहती है 18 साल और लड़के की या वर की उम्र रहती है 36 साल, लड़की की उम्र 20 साल, लड़के की उम्र 40 साल। ठीक है, तो देखिए 8-10 साल का जो अंतर होता है उसको जरा अनमेल विवाह नहीं कह सकते हैं। जैसे 10 से 12 साल का जो अभी तो नहीं, कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का जो विवाह हुआ था उसमें ज्यादा अनमेल विवाह वाला मैटर नहीं मान सकते। हालांकि एक मजाक के तौर पे आप देख सकते हो, ले सकते हो। 10-12 साल का अंतर है, शायद निक जोनास छोटा है प्रियंका चोपड़ा से। ठीक है, हालांकि उनकी बात मैं यहाँ पे अपना भाई कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मजाक के तौर पे ले लिए हैं। तो अनमेल विवाह वो होता है कि जैसे ये नहीं कि लड़के की उम्र ही ज्यादा हो, लड़के की उम्र 20 साल हो, लड़की की उम्र 40 साल हो, या लड़की की उम्र 50 साल हो, लड़के की उम्र 25 साल हो। यानी सीधी बात यह है कि दोनों की उम्र में काफी अंतर होना। ठीक है, लड़के और लड़की की उम्र में काफी अंतर होना, तो वो अनमेल विवाह होता है। देखिए मृत्यु बोझ है, मृत्यु बोझ पे भी बंदा रोक लगवाने की कोशिश कर रहा है। अब ये नहीं है कि भाई सभी जगह मृत्यु बोझ नहीं हो रहा है, कुछ जगह पर कुछ हद तक कुछ समाज आगे आ रहे हैं, मृत्यु बोझ नियंत्रण हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। कुछ हद तक हो रहा है, कुछ हद तक समाज आगे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन यह बंदा इस समय में भी मृत्यु बोझ पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तंबाकू आज तक तो कंट्रोल हर किसी से हो नहीं पाया, जो सरकारों से ही वर्तमान जो कानून तक बना लिए गए हैं तब भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए फिर भी कुछ हद तक बंदा कोशिश तो कर रहा है। तो जो जय सिंह था, अलवर का जो महाराजा, बाल विवाह है, अनमेल विवाह है, और जो मृत्यु बोझ और तंबाकू पर रोक लगाने के प्रयास करता है। देखिए अब और आगे बात करते हैं। अलवर में एक सरिस्का महल का फैक्ट आता है, सरिस्का महल का निर्माण करवाया गया था। देखिए ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर ठीक है, पूरा वाक्य पूरा सेंटेंस आप लिख लेना। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर जय सिंह ने अलवर में सरिस्का महल का निर्माण करवाया था। भाई ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग क्या है? ड्यूक बोला जाता है सामंत को, सामंती व्यवस्था को। देखिए अपने जो सामंत होते हैं उस व्यवस्था को स्कॉटलैंड में ड्यूक बोला जाता है। ये एडिनबर्ग है, ये स्कॉटलैंड साइड, एक स्कॉटलैंड का एक शहर है। ठीक है, स्कॉटलैंड का एक शहर है एडिनबर्ग। यहाँ का कोई सामंत के समान कोई अधिकारी है ड्यूक, इस पद का नाम है ड्यूक। ठीक है, इस पद को ड्यूक कहते हैं। इस अपन एक तरीके से सामंत मान सकते हैं, इसको वहां पर ड्यूक बोला जाता है। तो एडिनबर्ग जो शहर है, तो एडिनबर्ग का ड्यूक अलवर आता है। अलवर आता है तो उसके स्वागत सत्कार के लिए कुछ तो किया जाएगा। तो उसके स्वागत के लिए, उसके आगमन पर महाराजा जय सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया था। उस महल का नाम या वर्तमान में उसको जाना जाता है सरिस्का महल के नाम से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग क्या है। इसके बाद में बात करते हैं और जो इनकी जो आगे का जीवन कैसा रहता है। देखिए तिजारा में दंगे हो गए थे 1933 में। ठीक है, तिजारा जो अलवर में पड़ती है, अपन बात किए थे अभी तिजारा और निमराना, तो तिजारा जो अलवर में जगह पड़ती है वहां पर 1933 में दंगे हो गए थे। तो उन दंगों में महाराजा जय सिंह की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। ठीक है, तो महाराजा यानी जय सिंह का हाथ माना गया था कि भाई इनकी भूमिका है इन दंगों में, इसने या महाराजा जय सिंह ने करवाया है। तो अंग्रेज इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और अंग्रेज इसको पेरिस भेज देते हैं। ठीक है, राजा के पद से हटा देते हैं, गिरफ्तार करके राजा के पद से हटना पड़ेगा, गिरफ्तारी कर लिया तो, और राजा के पद से हटा के और इनको पेरिस भेज देते हैं। कालांतर में पेरिस में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1933 में तिजारा दंगों के बाद, तिजारा दंगों में जय सिंह की भूमिका संदिग्ध मानकर इनको पेरिस भेज दिया गया था
और पेरिस में ही कालांतर में इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे एक राजा की, तेज सिंह की। तेज सिंह जो अपन आज यानी अलवर के लिए अंतिम राजा पढ़ेंगे, तो अलवर कंप्लीट हो जाएगा। अलवर की बात करें और तेज सिंह की बात करें, देखिए तेज सिंह के लिए ऐसा कहा जाता है कि तेज सिंह की जो भूमिका महात्मा गांधी की हत्या में संदिग्ध मानी गई, ठीक है। किस प्रकार से संदिग्ध मानी जाती है इसकी भी अपन बात करते हैं। तेज सिंह का एक प्रधानमंत्री था नारायण खरे। तो नारायण खरे जो था नाथूराम गोडसे का जो करीबी आदमी था, एक प्रकार से नाथूराम गोडसे का दोस्त मान लो, जानकार मान लो, करीबी मान लो। काले के साथ बैठता तब काला लगता है, अपने एक जो कहावत है, स्थानीय कहावत है, काले के साथ बैठेगा तो काला ही होगा। तेज सिंह था आजादी के समय अलवर का राजा था, पहले तो ये लिख लेना। तेज सिंह जो राजा था अलवर का, आजादी के समय अलवर का राजा तेज सिंह रहता है। प्रधानमंत्री इसका था नारायण भास्कर खरे। प्रधानमंत्री ठीक है, जो नारायण भास्कर खरे था ये नाथूराम गोडसे का करीबी आदमी था, नाथूराम गोडसे का संबंधी था या दोस्त मान लो। ये इनके दोनों के बीच में बनती होगी बातचीत होती होगी नाथूराम गोडसे और नारायण भास्कर खरे की। नाथूराम गोडसे के लिए आपको पता है कि गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे को माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी की हत्या हो गई, नाथूराम गोडसे गांधी जी को मार देता है। इस समय कॉन्टेक्ट में नारायण भास्कर खरे नाथूराम गोडसे के हैं। इसी समय जो नारायण भास्कर खरे तेज सिंह जो अलवर का राजा है इसके प्रधानमंत्री बन रखे हैं। तो आपके भी माइंड में ये आता होगा, हर किसी के ये आता होगा कि राजा का जो आदमी है वो एक हत्यारे के संबंध में है या कांटेक्ट में है, उसका करीबी है। तो कहीं ना कहीं जो नारायण भास्कर खरे को जो बात पता होगी तेज सिंह को भी हो सकती है थोड़ी बहुत। प्रधानमंत्री होगा तो राजा को तो बता ही दिया होगा कम से कम, प्रधानमंत्री है। तो नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या करता है। नाथूराम गोडसे का करीबी नारायण भास्कर खरे को माना जाता है। नारायण भास्कर खरे तेज सिंह का प्रधानमंत्री है। तो कुल मिलाकर जो ऊपर वाली जो स्टेज है, ऊपर वाली जो कुर्सी है, इसको संदिग्ध माना गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखना कि किस प्रकार से तेज सिंह की भूमिका संदिग्ध मानी जाती है महात्मा गांधी की हत्या में। हालांकि केस चलता है, कालांतर में जो केस चलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने तेज सिंह को निर्दोष करार दे दिया था, ठीक है। तो आप ये लिखना चाहो तो लिख लेना कि आजादी के समय अलवर का राजा था, ये तो लिखोगे। इसके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे थे। तेज सिंह की यानी महात्मा गांधी की हत्या में संदिग्ध भूमिका मानी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तेज सिंह को निर्दोष करार दे दिया था। तो ये बात हो चुकी है। आज अलवर कंप्लीट कर लिया। अलवर में नरुका शाखा का शासन रहा है। आमेर में कछुआ वंश का शासन था। कछुआओं में से ही निकल कर जो ये नरुका अलवर में जाते हैं, सबसे पहले जो माचेड़ी से जाते हैं अलवर साइड, ठीक है। कल्याण सिंह माचेड़ी का सामंत बनता है और फिर कल्याण सिंह का जो वंशज प्रताप सिंह आगे सामंत बनता है यहाँ का अलवर का, सॉरी माचेड़ी का। और माचेड़ी का जो सामंत बनता है तो फिर आगे माचेड़ी से अलवर की तरफ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में कल्याण सिंह, प्रताप सिंह, फिर आगे बख्तावर सिंह जो राजा बन जाता है। तो ये आज कंप्लीट हो चुका है अलवर का इतिहास। अलवर में नरुका शाखा, देखिए शाखाएं हैं जो कंप्लीट याद रखा करो, ढंग से याद रखा करो। हालांकि ऑप्शन देख के क्लियर कर सकते हो, लेकिन चौहानों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। चौहानों की शाखाएं इतनी थी, ठीक है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं नरुका कछुआ वंश की शासक जो शाखा है, ये एक जो शाखा है ये पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन जो चौहानों की अगर शाखाओं की बात आ जाती है तो अब अपन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, उससे का तो भरतपुर और करौली वाला पढ़ लेंगे। फिर एक जो
जैसलमेर है, हो सका तो तीनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।